बच्चों, आज हम शीत युद्ध का दौर विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें समकालीन विश्व राजनीति के विषय होंगे। और यह समकालीन विश्व राजनीति जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का घटनाक्रम है, इसे ही शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। इन परिस्थितियों में, इन कालों में विश्व जो है दो ध्रुवों में बढ़ गया। अमेरिका समर्थित और सोवियत संघ समर्थित। इसके अंतर्गत शीत युद्ध के दौर की घटनाओं के साथ साथ इसके दायरे का विवेचन हम करेंगे। दोनों जो राष्ट्र हैं, इस अध्याय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इस दृष्टि से विचार किया जाएगा कि किस तरह इसने दोनों राष्ट्रों के दबदबे को चुनौती दी। गुटनिरपेक्ष देशों ने दोनों ध्रुवों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया, जिससे उन्हें लाभ भी हुआ। भारत, जो कि गुटनिरपेक्ष नीति अपनाते हुए तटस्थ रहकर उक्त परिस्थितियों में लाभ उठाने में सफल रहा। और इस तरह से शीत युद्ध समझेंगे। शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध न होते हुए भी युद्ध की परिस्थितियाँ, जिसमें वैचारिक घृणा, राजनीति, अविश्वास, कूटनीति, जोड़ तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी, प्रचार, राजनीतिक हस्तक्षेप, शस्त्रों की होड़ जैसे साधनों का प्रयोग करना शीत युद्ध कहलाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो ध्रुवीय विश्व का उदय होता है। द्वितीय विश्व युद्ध का जो परिणाम हुआ वह विश्व को बहुत ही जनधन की हानि हुई। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को झकझोर कर रख दिया। विश्व का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं रहा जो इससे अछूता रहा हो, और विश्व का कोई भी भाग आर्थिक सामाजिक दृष्टि से लड़खड़ाने से नहीं बचा रह सका था। केवल दो ही राष्ट्र ऐसे थे जो झुलस तो गए परंतु अपना पैरों पर खड़े रह सके। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध काल में युद्धरत राष्ट्रों को सैनिक सामग्री बेचकर संसार का सबसे समृद्ध देश बन गया था। दूसरा है सोवियत रूस, जो लेनिन और स्टालिन की लौह आवरण व्यवस्था के कारण पूर्णतः जला तो नहीं, पर अपने दक्षिण क्षेत्र में तबाही से जर्मनी से अवश्य बदला चुकाना चाहता था। ये दो राष्ट्र 1945 के बाद दो महाशक्तियों की मान्यता के साथ विश्व मंच पर अवतरित हुए, और यहीं से युद्ध से आहत राष्ट्रों को अपने पक्ष में लाने की राजनीति के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ताना बाना इन महाशक्तियों द्वारा ध्रुवीकरण सा बन गया। ध्रुवीकरण युक्त विश्व व्यवस्था स्थापित हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध का दूरगामी परिणाम निकला कि यहाँ जहाँ आर्थिक संपन्नता से मदमस्त अमेरिका अपनी संपत्ति और नए तकनीक आविष्कारों से विश्व के अर्धविकसित और युद्ध से क्षतिग्रस्त राष्ट्रों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा, वहीं इसकी युद्ध से अपनी दक्षिण पश्चिमी सीमाओं की ओर विस्तार का लाभ प्राप्त कर सोवियत रूस अपने पड़ोसी यूरोपीय देशों को लुभाने के लिए प्रयास करने लगा। धीरे धीरे एक और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक और आर्थिक सहायता के याचक अर्धविकसित राष्ट्र अमेरिका से जुड़ने लगे। दूसरी ओर साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से मुक्त छोटे मध्यम स्तर यूरोपीय राष्ट्र रूस से जुड़ने लगे, और इसी समय एशिया का एक विशाल देश चीन रूस के समर्थन में आ गया। यहीं से नवीन प्रतिमान द्विध्रुवीय व्यवस्था परवान चढ़ने लगा, जिसका परिणाम ही शीत युद्ध हुआ। शीत युद्ध का द्विध्रुवीय व्यवस्था का अर्थ, जब किसी विशिष्ट उद्देश्य से प्रेरित होकर कुछ या अनेक राष्ट्र एक नेतृत्व के अंतर्गत एकत्र होकर संचालित होने लगते हैं, तब उसे ध्रुवीकरण की संज्ञा दी जाती है। जिस तरह खगोल जगत में ध्रुव नक्षत्र ऐसा केंद्र है जो सभी को दिशा का ज्ञान कराता है,
ठीक उसी तरह एक या एक से अधिक महाशक्तियाँ विश्व राजनीति का केंद्र बनकर राष्ट्रों को दिशा निर्देश देने लगते हैं। इस तरह ध्रुवीयता शब्द शक्ति के केंद्र को स्पष्ट करता है। द्विध्रुवी व्यवस्था के उदय के बहुत सारे कारण हैं। इसमें सबसे पहला कारण है ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण पश्चिमी देश 1917 में सोवियत संघ में जो बोल्शेविक क्रांति को संदेह की दृष्टि से देखते थे, सन 1917 के पश्चात से ही पश्चिमी देश सोवियत संघ को समाप्त करना चाहते थे। उनका मानना था कि एक साम्यवाद एक विश्वव्यापी आंदोलन था जिसका अंतिम लक्ष्य पूंजीवाद को समाप्त करना तथा साम्यवाद का प्रचार करना था। ब्रिटेन ने सोवियत संघ को सन 1924 में, अमेरिका ने सन 1933 में मान्यता दी। पश्चिमी राष्ट्र ने हिटलर को सोवियत रूस पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। परिणामतः सोवियत संघ संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य अविश्वास बढ़ता गया। ये पहला कारण है। इसी तरह से दूसरा कारण है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर सोवियत संघ को व्यापक क्षति पहुंचा रहा था तो स्टालिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल को जर्मनी के विरुद्ध मोर्चा खोलने का आग्रह किया ताकि हिटलर की शक्ति छीन हो सके। तीसरा है युद्ध के पश्चात मतभेद। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य यूरोपीय मुद्दों पर मतभेद उभर कर आया। अमेरिका सहित पश्चिमी देश पूर्वी यूरोप के देशों में निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना चाहते थे। सोवियत संघ पूर्वी यूरोप की सरकारों को ही लोकतांत्रिक मानता था। सोवियत संघ भविष्य में जर्मनी से सुरक्षा के लिए पश्चिमी देशों को प्रभाव में लाना चाहता था, जबकि अमेरिका सहित पश्चिमी यूरोप के राज्य सोवियत संघ को मजबूत देखना चाहते थे। इसके बहुत सारे परिणाम उभर कर आए। द्विध्रुवीयता के परिणाम, पहला, विश्व दो भागों में विभक्त हुआ। दूसरा है गुटनिरपेक्षता का जन्म होता है। तीसरा है आणविक युद्ध से बढ़ावा। चौथा है सैनिक संधियां गठबंधनों का बाहुल्य। पांचवा संयुक्त राष्ट्र संघ का कमजोर होना। छठवां मानवीय कल्याण की उपेक्षा। सातवां नव उपनिवेशवाद का जन्म। तो इसको थोड़ा सा विस्तार से समझ लें। दो भागों में विश्व विभाजित हो जाता है। द्विध्रुवीयता ने विश्व में दो गुटों में विभाजित कर दिया। विश्व की समस्याओं को इसी गुट बंदी के आधार पर आंका जाने लगा। अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं उलझ गई, जैसे हमारे भारत की कश्मीर समस्या, कोरिया संकट, अरब इजराइल युद्ध और द्विध्रुवी टकराव का मुद्दा ये बन गई। गुटनिरपेक्षता का जन्म हो। आपसी टकराव और कलह ने विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन नामक तृतीय शक्ति को जन्म दे दिया। आणविक युद्ध से बढ़ावा। तीसरा, द्विध्रुवीयता ने हथियारों की होड़ आणविक युद्ध की संभावना को बढ़ावा दिया। 1962 में क्यूबा संकट के समय आणविक युद्ध की संभावना काफ़ी बढ़ गई थी। हथियारों की होड़, परमाणु शस्त्रों के जखीरों में अंतर, राजनीति की पारस्परिक संरचना को परिवर्तित कर दिया। द्विध्रुवीयता की व्यवस्था ने विश्व में सैनिक संधियों और गठबंधनों का जाल बिछा दिया, जिसमें नाटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट जैसे गठबंधन बने। पांचवा, संयुक्त राष्ट्र कमजोर होना। द्विध्रुवीयता व्यवस्था ने से जन्मी टकराव ने संयुक्त राष्ट्र संघ को कमजोर बना दिया। अमेरिका सोवियत संघ ने अपने तथा अपने हितों की रक्षा के लिए खुलकर विशेषाधिकार का प्रयोग किया और कई बार संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्य दर्शक था। छठवां, मानवीय कल्याण की उपेक्षा होने लगी। इसमें मानो जो कल्याण है, बेरोजगारी, विश्व में भुखमरी, अशिक्षा, आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक अस्थिरता का प्रश्न की उपेक्षाएं होने लगी। सातवां, नव उपनिवेशवाद का जन्म। सैन्य गठबंधनों के कारण राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में वैचारिक, आर्थिक, क्षेत्रीय
हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ, जिसे हम नव उपनिवेशवाद कहते हैं।